नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर देखने वाले हैं महिला प्रेक्षक भर्ती का 19वां वीडियो है, यानी कि 18 वीडियो मैंने पहले से बता दिए हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वहाँ भारत का इतिहास है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जिसमें जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है 40 अंकों का, उसमें भारत का इतिहास को भी दिया गया है। तो फिर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग 40 प्लस है। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां पर जाना, उसे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाओगे, वहां से जितने भी पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो कौन से देवता के समतुल्य का चित्रांकन मिलता है? सही जवाब आ जाएगा आद्य शिव रहेगा, ठीक है। आद्य शिव इसका आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आपको ये बताना है कि जो साक्ष्य मिला है बर्तनों का, जो कि हड़प्पा सभ्यता का है, उसमें जो बर्तन मिले हैं उसमें कौन सा रंग का उपयोग किया गया है? सही जवाब बचेगा लाल, लाल रंगों का प्रयोग किया है। अगला है, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ किस युग का सभ्यता है? सही जवाब आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल का सभ्यता है। अगला है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दोस्तों इसे स्टार मार्क का जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सीजी व्यापम और पीएससी के एग्जाम में से पूछा गया है। ये रहेगा दैमाबाद, दैमाबाद में प्राप्त किए हैं, तांबे के रथ को प्राप्त किए हैं। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो क्या है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप? इसका जो आंसर रहेगा गोधन। ऋग्वेद में कहा गया है कि जैसे कि जिसके पास ज़्यादा गाय है वो समझो वो अमीर है, और जिसके पास गाय ही नहीं वो समझो वो गरीब है, ठीक है। कई ऐसे युद्ध हुए जो कि सिर्फ गायों के लिए हुआ है। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, तो इनका उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? यहाँ पर रहेगा 10वें मंडल में। देखो ऋग्वेद में क्या है, 1 से लेकर 10 तक मंडल है, ठीक है। उसके बाद है 10-28 सूक्त है। उसके बाद है कुछ और, इसमें लगभग 10,000 के आसपास कितने हैं ऋचाएँ हैं, ठीक है। और इसके पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है? ऋतु कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न क्या बोला गया है, शूद्रों का उल्लेख है वहाँ 10वें मंडल में मिलता है। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर रहेगा इंद्र के लिए रहेगा। कभी कभी प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में कौन कौन से देवी देवता है जिसका नाम उल्लेख किया गया है? तो इंद्र के लिए जो है 250 शब्द प्रयोग किया गया है। अग्नि के लिए 200 शब्द प्रयोग किया गया। ये शब्दों को भी प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। अगला है, उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही जवाब आ जाएगा अवंतिका। दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अब ये ऐसा तो नहीं सिर्फ महिला परीक्षा के लिए, ये आपके सीजीपीएससी के लिए है, और व्यापम के अंतर्गत जितने भी परीक्षा होता है उन सभी में यहाँ काम आने वाला है। तो फिर आप जो है अच्छे से ध्यान से समझो, ताकि एक बार पढ़ लो और आपको हर एग्जाम में यह चीज़ फायदा आपको दिलाता रहे। तो यहाँ पर 9वां प्रश्न क्या है, मगध की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन-सी थी? सही जवाब आ जाएगा गिरिब्रज या राजगृह। ये इसका आंसर रहेगा थर्ड। इसे कभी-कभी गिरिब्रज भी कहा जाता है या राजगृह कहा जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उदय हुआ या 16 जनपदों का उदय हुआ। लेकिन इसे महाजनपद ही कहा जाता है। 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है। तो इनकी राजधानी हमें, या इनके बारे में जो भी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अगंतुर निकाय से मिलता है। किससे? बौद्ध ग्रंथ के अगंतुर निकाय से मिलता है। और इसमें स्पष्ट वर्णन है कि मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा साम्राज्य था। अगला है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो प्रवचन है वहाँ क्या कहलाता है? सही जवाब आ जाएगा इनका धर्म चक्र प्रवर्तन रहेगा। अगला है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? सही जवाब क्या जाएंगे इनका? घोड़ा रहेगा, ठीक है। घोड़ा इनका आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कभी कभी हमेशा पूछे जाते हैं इस चीज़ को कि बौद्ध संगीत कितने हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है, कब हुआ है, और इनके अध्यक्ष कौन थे?
इनके स्थान कौन थे? ये सभी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ राजगृह रहेगा। अब मैंने यहाँ पर जो है लिख भी दिया है कि इसमें बौद्ध संगीत हमेशा 4 ही बार हुआ है, ठीक है? ये प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीत जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ है, स्थान राजगृह है और अध्यक्ष हुए महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ है? किस समय में हुआ? 383 ईसा पूर्व में, जो कि स्थान वैशाली है और शाकाम्बी अध्यक्ष थे और शासनकाल है काल अशोक थे। उसी तरीका से तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईसा पूर्व है, स्थान पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष मोगल्लीपुत्र है और शासनकाल है अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो कि ईस्वी की पहली शताब्दी में कुंडलवन, जो कि अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और इनके शासनकाल थे कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखल्ली गोसाल। मखल्ली गोसाल इसके आंसर रहेगा। अगला है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका जो जवाब क्या रहेगा? जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अनुव्रत मतलब क्या होता है? एक प्रकार का जैन साधु होता है या निर्धारित कर्तव्य का समुचित रूप से पालन करने वाला है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो सिलेबस चल रहा है उसी के आधार पे यहाँ 1900 वीडियो है, ठीक है? और इसका जो वीडियो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू आता रहेगा, चाहे वहाँ जितना भी हो सके। तो जो भी बताता हूँ ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और मैं जैसे कि लगता है आप लोगों को वीडियो फास्ट हो रहा है तो वीडियो को पॉज़ कर लेना और अपने हिसाब से एक बार आंसर लगा के देखना कि इसका आंसर क्या हो सके। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन है, बौद्ध है, मुस्लिम है, यहाँ पर मुस्लिम आ जाएगा और ईसाई हैं। अब आपको खुद से लगा के देखना है कि इसमें आंसर क्या रहेगा। जैसे कि आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इस तरीके से आपको आंसर लगा के देखना है ताकि आपका प्रैक्टिस होते रहेगा, ठीक है? ये तो हो गया। अब दूसरी बात ये है कि वीडियो फास्ट नहीं है, वीडियो जो है सामान्य स्पीड से है, कोई रफ्तार इसमें नहीं है। बस जैसे कि बाकी लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न को ले लेते हैं, बहुत समय तक बताओ करके टाइम पास करते थे, तो ऐसा नहीं। आपको जो है प्रश्न भी पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन जो है सामने है, इसका आंसर सही समय पर बता भी रहा हूँ, ठीक है? तो फिर ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा वीडियो है, 15-20 मिनट का वीडियो बनना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई भी हो सके। यहाँ पर देख लेते हैं इनके बारे में कि सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में रांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। अगला है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें भाषा किस भाषा का प्रयोग किया है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका प्राकृतिक। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो आपको बताना है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो सही जवाब आ जाएगा खारवेल। खारवेल इसका आंसर रहेगा। अगला है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? स्कंदगुप्त रहेगा, ठीक है? स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य का वह शासक था जिसने हुनों के आक्रमण को भारत में आने से रोका था। इसके बाद इसके बारे में देखे थे कि कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन हुए? स्कंदगुप्त हुए, जिसका शासनकाल 425 ईस्वी तक चला है। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर परास्त किया था? सही जवाब आ जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी के तट पर इनको परास्त किया था। अगला है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ये सभी को लगभग पता होना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। नाट्य शास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने किया था। अगला है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? इसका जो आंसर रहेगा 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। अगला है निम्न में से कौन सा शासक दास या फिर गुलाम वंश राजवंश से संबंधित है? आपको बताना है कि दास या गुलाम वंश से संबंधित कौन से शासक है? तो इल्तुतमिश है। देखो याद रखना इस चीज को
कि 1206 से, हालाँकि 1211 दिए रहते हैं कभी-कभी इसके शासनकाल को, लेकिन इससे पहले क्या था, 1206 से दिल्ली में सल्तनत काल का आरंभ होता है। यानी कि दिल्ली में जो सल्तनत काल चला है, उसमें 5 राजवंशों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गुलाम वंश है, लोदी वंश है, सैयद वंश है। इस तरीके से 5 वंशों का इनका जानकारी मिलता है। तो उसमें से सर्वप्रथम जो वंश है, वहाँ दास वंश या गुलाम वंश है, जो कि इल्तुतमिश इससे संबंधित है। यहाँ पर जैसे कि उसके बाद जैसे हुमायूँ है, अकबर है, शाहजहाँ है, ये कौन से है? ये मुगल सम्राट के अंतर्गत आता है, जो कि 1526 से प्रारंभ होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत काल के प्रथम वंश गुलाम वंश के शासक हैं, जिन्होंने आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला है निम्न संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। यहाँ पर क्या है, कबीर है, नानक है, चैतन्य है और तुलसीदास, ये जो है 4 संत है। तो चारों संतों का इनका व्यवस्थित क्रम में देना है। तो इसका जवाब सही रहेगा, जैसा वो क्रम में है वही सही है। कबीरदास जी, नानक दास जी, उसके बाद जो चैतन्य है, उसके बाद तुलसीदास जी हुए। अगले है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? सासाराम, सासाराम में है शेर शाह सूरी का मकबरा। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पश्चिम से भारत में कहाँ पर प्रयोग किए, मतलब प्रवेश किया है? पंजाब, पंजाब में प्रवेश किया है। जितने भी बाहर से आए थे ना, वो सभी पश्चिम दिशा से आए थे। जैसे कि ये अपना भारत देश का नक्शा हो गया, ठीक है? तो ये क्या है, राजस्थान है, पंजाब है, उसके बाद कश्मीर है। तो इसी तरीका से, इसी तरफ से सभी लोग आए थे, क्योंकि इस साइड तो आ नहीं सकते क्योंकि हिमालय पर्वत है, इधर तो पूरा समुद्र है, और यहाँ पर तो बहुत कम एरिया है क्योंकि यहाँ पर तक अपना अखंड भारत था। अगला है युद्ध भूमियों को उनके सही राज्यों के साथ जोड़ी बनाइए। इनको जो है, इनका जोड़ियाँ बनाना है। जैसे कि एक है हल्दी घाटी, पानीपत, बक्सर, प्लासी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जैसे देखो, हल्दी घाटी है वहाँ राजस्थान में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था। फिर पानीपत जो है हरियाणा में हुआ है, और बक्सर कहाँ पर है? बिहार में है, और प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है। इसका जो आंसर रहेगा 1, 2, 3, 4 सही रहेगा। अगला है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो कौन से सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। अगला है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, तो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग क्या थे? ये जो है 1857 की क्रांति की बात कर रहा है, ठीक है? तो इसका जो आंसर रहेगा क्रांति से तटस्थ थे। यानी कि देखो, 1857 का जब क्रांति हुआ ना, तो उसमें कुछ ही लोगों ने भाग लिया था, कुछ ही लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। अगर उसी समय देश का सभी लोग उसमें विरोधाभास करते, उसका विरोध करते, तो फिर परिणाम कुछ अलग रहता। लेकिन भारत के जितने भी शिक्षित और मध्यम वर्ग लोग थे, इन्होंने तटस्थता दिखाई, यानी कि इस युद्ध से दूर रहा। इसमें मतलब कोई मतलब का नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को दूर रखा था। इसका जो आंसर रहेगा थर्ड है, सही रहेगा सी नंबर का। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? इसका जो आंसर रहेगा 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को क्यों है? देखो, जब 1857 की जब क्रांति हुआ ना, तो उस समय ब्रिटिश सरकार नहीं था, ब्रिटिश कंपनी थी। जब ब्रिटिश कंपनी के साथ ऐसा हुआ संघर्ष, तो फिर ब्रिटिश सरकार को लग गया कि अब जो है कंपनी के बस की बात नहीं है कि भारत पर नियंत्रण कर सके। इसीलिए जो है 1857 की जो क्रांति हुआ, उससे निपटाने के बाद 1 नवंबर 1858 को पूरे देश में जो सरकार है, इन्होंने कंपनी को हटाकर अपना अपना नेतृत्व प्रारंभ कर दिया था। अगला है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा? तीसरा रहेगा ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया गीता नामक जो रहस्य है वहाँ? इसका जो आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अगला है गांधी जी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो गांधी जी ने अपने जीवन काल की जो, जैसे कि एक तो क्या रहते हैं, लोगों के बीच जाकर सेवा करना है, देश की सेवा करना है, तो ये जो है गांधी जी का प्रथम है। क्योंकि 1915 में गांधी जी खुद बाहर से आए थे, मतलब अफ्रीका से आए थे 1915 में यहाँ पर, ठीक है? 1915 में, फिर 1915 के बाद 1917 में है चंपारण, यहाँ पर आएगा 1917 में चंपारण की जो घटना हुआ था, उसी में सत्याग्रह में शामिल हुआ था, जिससे बाद से जिसके बाद से गांधी जी का राजनीतिक जीवन वहाँ प्रारंभ हो गया था। अगला है कि
किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार को धावे को आयोजित किया था? इसका जो आंसर रहेगा सूर्यसेन, सूर्यसेन ने किया था। अगला है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे इसके पुस्तक के लेखक? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया इसके आंसर रहेगा। अगला है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वहां कौन था? तो कौन से ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उसे स्वयं देखा है? सही जवाब आ जाएगा इनका कांसीराज पंडित, कांसीराज पंडित इसका आंसर रहेगा। अगला है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो कौन से यूरोपीय यात्री भारत आया था शाहजहां के शासनकाल में? पीटर मुंडी रहेगा, पीटर मुंडी और एक जने और आया था, दो लोग मिलकर यहाँ पर आए थे, जो कि यूरोपीय यात्री है वो भी शाहजहां के शासनकाल में। अगला है फैजी निम्न में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी जो है अकबर के दरबार में रहा, ठीक है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि 9 व्यक्ति अलग-अलग क्षेत्र में निपुण थे। अगला है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास है वहाँ किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए जैसे कि बड़ा-बड़ा जो है भवन है या मंदिर का निर्माण जो है इसी के अंतर्गत आता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 39 के बाद सीधा 41 हो गए हैं, तो ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपको बताना है। जैसे कि कौटिल्य कहा जाता है, इसे चाणक्य कहा जाता है या इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो ये किनका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, या अशोक का है, या अजातशत्रु का है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।